जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का 14th डे और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज को देख सकते हैं। वहाँ पे हम पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज जो है वो स्टार्ट किए हुए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो ये पता ही होना चाहिए कि सेक्स रेशियो जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर एवरी मेल्स। मेल्स की तुलना में फीमेल्स की संख्या जो है वो कितनी है, तो इसको क्या कहता है, तो सेक्स रेशियो कहता है। इसी के रिगार्डिंग जो है वो हम आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का क्वेश्चंस को देखो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एज पर 2001 सेंसस। 2001 सेंसस के अनुसार जो है वो इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो अभी 2026 में सेंसस रिलीज होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसको ध्यान से देखो। द टू स्टेट्स विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा एंड पंजाब, यानी 2001 सेंसस के अनुसार बोल रहा है कि हरियाणा और पंजाब में जो है वो लोवेस्ट सेक्स रेशियो था क्या, तो ये बोला है। ठीक है, और सेकंड में देखो द टू स्टेट्स विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया आर मेघालय एंड मिजोरम, यानी दो स्टेट बताया है मेघालय और मिजोरम। इसमें से बोल रहा है कि इसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाया गया था क्या पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो मेघालय और मिजोरम ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में बोला है कि केरला हैज द बोथ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। तो केरला में क्या हाईएस्ट लिटरेसी रेट था और सेक्स रेशियो भी वहाँ पे ज़्यादा था क्या, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताओ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टू स्टेट्स विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, लोवेस्ट सेक्स रेशियो के रूप में जो है पंजाब और हरियाणा 2001 सेंसस के अनुसार था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि हरियाणा में कितना था, तो हरियाणा में 861 फीमेल्स की संख्या थी जबकि मेल्स की संख्या 1000। ठीक है, 1000 मेल्स में 861 जो है वो फीमेल्स की संख्या थी। ठीक है, और उसी प्रकार से पंजाब में देख लो 876, जिस 1000 मेल्स में 876 फीमेल्स की संख्या थी। ठीक है, तो जिसके कारण जो है वो ये दोनों स्टेट में सेक्स रेशियो जो था वो कम था। ठीक है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया था। द टू स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर मेघालय एंड मिजोरम। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोवेस्ट डेंसिटी का बात कर रहा है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का बात कर रहा है, तो ये नहीं था मेघालय और मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का अगर बात करता तो होता। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका बात कर रहा है, मेघालय और मिजोरम का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेघालय ये रहा और ये रहा मिजोरम। तो मिजोरम में जो था 42% पर स्क्वायर किलोमीटर में पाया गया था और मिजोरम में 103%। ठीक है, वेराइज जबकि देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में 13% पर स्क्वायर किलोमीटर में पाया गया था, यानी कि उससे भी कम पाया गया था। और सिक्किम में भी देख लो। ठीक है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो बोला है, केरला हैज़ बोथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। तो केरला में क्या हाईएस्ट लिटरेसी रेट था और सेक्स रेशियो भी ज़्यादा था क्या, तो हाँ ये भी ज़्यादा था। यहाँ पे देखो केरला में जो था वो 90.86% क्या था, तो लिटरेसी रेट था। ठीक है, वेरा जबकि देख सकते हो कि 1058 फीमेल्स की संख्या थी, सेक्स रेशियो का बात करते हो, जबकि मेल्स की संख्या कम था। 1000 मेल्स था जबकि 1058 जो था वो फीमेल्स की संख्या केरला में पाया गया था। ठीक है, 2001 सेंसस के अनुसार। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या पूछा है। ये क्वेश्चन जो है वो 2005 में पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा
कथन गलत है। देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हमारे संविधान में कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग? तो ऐसा तो नहीं है, दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में दिया गया है तो हम उसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर ए लिटिल पावर हाफ ऑफ द कंट्री ट्राइबल पॉपुलेशन। यानी बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में देश की कुल जनजातीय संख्या का आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा निवास करता है। कहाँ बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है, जितना ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है हमारे कंट्री में, उसमें से बोल रहा है कि आधे से थोड़ा अधिक, आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा जो है वो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है क्या, ट्राइबल पॉपुलेशंस? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड में पूछा है द पीपल नॉन एज टोडाज लिव इन ए नीलगिरी एरिया। यानी टोडा नाम के जो जाने जाने वाली जनजाति जो है वो नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है क्या? आप लोग बताओ। लो फोर्थ ऑप्शन बता रहा है कि लोथा इज ए लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। लोथा जो बोला जाता है वो नागालैंड में बोले जाने वाली भाषा है क्या? तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट बोला है तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो आसानी से इसको पकड़ लोगे। ठीक है, क्या होगा इनकरेक्ट? हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब डायरेक्टली रूप से जो है ना वो कहीं भी संविधान में जो है वो ये डिफाइन तो नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो है वो चर्चा किया गया है कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं ना, ऑप्शन बी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ना वो क्या केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं हम इस कहाँ कहाँ पे जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये डिफिनेशन जो है वो डायरेक्टली रूप से हमारे संविधान में नहीं दिया गया, लेकिन चर्चा किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आर्टिकल नंबर 366 के 25 में, और आर्टिकल 342 में जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली रूप से डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में जो पूछा था कि ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, तो ये स्टेटमेंट जो था वो गलत था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, बट इट डज नॉट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो वन बाय हाफ पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन आल्सो फाउंड इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के में भी जो है पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी जो है ना वो ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया था टोडा पीपल लिव इन नीलगिरी एरिया। हाँ, तो ये देखो टोडा इज ए ट्राइबल कम्युनिटी। टोडा जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि मेनली एसोसिएटेड विथ नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। कहाँ पे पाया जाता है? तो नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु में पाया जाता है। दे आर ट्रेडिशनली नॉन एज द बफेलो पेट्रोलिज्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे नीलगिरी प्लेट्यू में जो है वो ये टोडा कम्युनिटी जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी प्लेट्यू में, तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला था लोथा इज ए लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड, तो लोथा जो बोला जाता है वो कहाँ बोला जाता है? लोथा कम्युनिटी के द्वारा बोला जाता है नागालैंड में, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो कंसिडर द फ्लोइंग स्टेट्स। स्टेट्स का नाम दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द एबव स्टेट्स, किस स्टेट में जो है ना ट्रॉपिकल वेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट अकर, कहाँ पे जो है वो ट्रॉपिकल
वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना पाया जाता है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। और वहाँ की जो जंगल होते हैं ना वो मैक्सिमम जो है ना वो साल भर भी जो है ना वो हमेशा हरियाली पाया जाता है, ठीक है। वैसा जगह पे सालों भर जो है वो पेड़ पौधे जो है वो हरियाली पाया जाता है, ठीक है। तो वैसा स्टेट का नाम बताना है, किस स्टेट में पाया जाता है। तो ओनली वन, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू थ्री, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल वीट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर इन अरुणाचल प्रदेश स्पेशली इन इट्स लोअर एंड वार्मर एरियाज, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना वो हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया था, ये सही हो गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना ट्रॉपिकल वीट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है वो ज़्यादा एल्टीट्यूड में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे किस प्रकार के पौधे पाए थे, तो पाइन पाए थे, देवदार पाए थे, फर पाया था, ठीक है। और अदर प्रकार का टेम्परेट फॉरेस्ट पाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मिजोरम का अगर बात करें तो मिजोरम में जो है ना वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल जहाँ पे पाया जाता है पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। इट इज वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन सपोर्ट एवरग्रीन वेजिटेशंस, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया था, 1 और 3 स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिकल अगर क्लाइमेट का बात करें क्या होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो यहाँ पे देखो एक क्लाइमेट वेयर टेम्परेचर जनरली रिमेन्स हाई वार्म थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का बात कर रहा है, यानी वैसा क्लाइमेट जनरली रूप से जो है ना वो सालों भर जो है वो गर्म होता है, और मेनी एरियाज जो है वो हेवी रेनफॉल पाया जाता है, ठीक है। एरियाज भी जो है वो सालों भर गर्म होता है, लेकिन वहाँ पे रेनफॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। देखो हाई टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है, हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस फॉर ट्रीज होता है, प्लांट्स और ग्रीनरी के लिए फेवरेबल कंडीशंस पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का अगर हम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अगर हम पश्चिमी तट पर बात करें तो गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, और पूर्व में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये सब में जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 2014 में आया है, ठीक है। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी भारत में मृदा अपरदन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मृदा अपरदन जो भारत में होता है वो किन कारणों से होता है ये बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो टेरेस कल्टीवेशन, यानी सीढ़ीदार जो खेती किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पिक में लगा हुआ है सीढ़ीदार खेती, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। इसके कारण क्या मृदा अपरदन होता है क्या, डिफोरेस्टेशन के कारण होता है क्या, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के कारण मृदा अपरदन होता है क्या, तो क्या होगा इसमें से करेक्ट कोड क्या है ये बताना है, ठीक है। तो मृदा अपरदन का मेन रीजन क्या होता है बताओ। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डिफोरेस्टेशन के कारण जो होता है वो मृदा अपरदन होता है। यहाँ पे देखो टेरेस कल्टीवेशन से क्या होता है, सीढ़ीदार नुमा जब खेती किया जाता है तो मृदा अपरदन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो टेरेस कल्टीवेशन इज ए मेथड यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन क्या करता है, तो सॉइल इरोजन होने से रोकने का काम करता है। हिल्स आर कट इनटू अ स्टेप लाइक टेरेसेस, यानी सीढ़ी की तरह क्या करता है, हिल्स को जो है वो काट करके खेती किया जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है। दिस स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बीइंग वाश्ड अवे, और क्या करता है ये पानी के बहाव को जो है ना मिट्टी, ये अगर हम इस तरह से खेती करते हैं तो मृदा अपरदन होने से क्या करता है, तो इसको बचाता है, ठीक है, पानी के बहाव, ठीक है।
टेरेस फार्मिंग इन द हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो टेरेस फार्मिंग जो है वो कहाँ पे किया जाता है, तो मेनली हिमालयन रीजन्स में और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफोरेस्टेशन के कारण जो है वो मृदा अपरदन होता है। हाँ, वेन ट्रीज आर कट, जब हम ट्रीज को काट देते हैं, देयर रूट्स नो लॉन्गर होल्ड द सॉइल टुगेदर, सॉइल को जो है बहुत क्या करता है, बहुत ज़्यादा जकड़ के नहीं रख पाता, ठीक है, बहुत देर तक जकड़ के नहीं रख पाता है, जिसके कारण क्या होता है, दे एक्सपोज सॉइल कैन इजिली बी वॉश अवे बाय रेन वाटर, जिसके कारण भारी बारिश में क्या होता है, तो मृदा अपरदन आसानी से हो जाता है, एंड और विंड के तहत भी जो है वो मृदा अपरदन हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर डिफोरेस्टेशन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सॉइल इरोजन इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट बाय इटसेल्फ इज नॉट कंसीडर्ड इज डायरेक्टली प्रॉब्लम, अरे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण इसको कंसीडर नहीं किया गया है ये कि मृदा अपरदन का कारण है, सो ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लेकिन हम इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले कि लीचिंग क्या होता है। तो लीचिंग मीन्स द प्रोसेस इन विच soluble nutrients present in the soil are carried downward और washed away by rain water। यानी लीचिंग वैसा प्रोसेस होता है जैसे कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है ना, वो या तो क्या होता है नीचे की ओर चला जाता है या फिर बह जाता है रेन वाटर के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, तो लीचिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो हैवी रेनफॉल के कारण या तो बह जाता है या फिर वाटर मूव्स थ्रू द सॉइल, ठीक है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाउनवर्ड विद द वाटर, या फिर वो डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो लीचिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो अब पानी के साथ मिट्टी के घुले हुए पोषक तत्व तो नीचे चले जाना, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, अगर पानी के साथ मिल करके पोषक तत्व तो नीचे चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो लीचिंग कहते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल भारी वर्षा के कारण लीचिंग में अधिक होती है, जिसके कारण मिट्टी के कई पोषक तत्व जो है वो कमी हो जाता है, पोषक तत्वों की मात्रा में क्या हो जाता है, तो कमी हो जाता है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, तो लीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है लेटराइट सॉइल, जो कि क्वेश्चन 2003 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। लेटराइट सॉइल्स के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखो ये जनरली रूप से क्या रेड होता है, लेटराइट सॉइल जो है वो मुख्य रूप से रेड होता है क्या, और पूछ रहा है कि दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। लेटराइट सॉइल क्या नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुर मात्रा पाया जाता है लेटराइट सॉइल में। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इनकी इनका जो है वो अच्छी तरह विकास हुआ है क्या लेटराइट सॉइल का। अब फोर्थ स्टेटमेंट में पूछा है कि टेपियोका एंड कैसिव नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल। तो टेपियोका और कैसिव जो है वो इस सॉइल में ज़्यादा ग्रो करता है क्या, ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करता है क्या। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, लेटराइट सॉइल के रिगार्डिंग क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 4 जो है ना रेड कलर में पाया था लेटराइट सॉइल, ठीक है, और टैपिकोवा एंड कैसिव जो है वो इसके लिए जो है ना अच्छी फसल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि लेटराइट सॉइल जो है ना वो जनरली रूप से लाल कलर का होता है, फॉर्म इन एरियाज इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है, पुअर इन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ड्यू टू द लीचिंग के कारण नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है वो कमी हो जाता है, ठीक है। सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक टापिकोवा कैसिव नट्स टी कॉफ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार के कल्टिवेशंस के लिए जो है ना वो माना जाता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि दे आर जनरली रेड इन कलर। तो हाँ लेटराइट सॉइल जो है वो मुख्य रूप से रेड या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देयर रेड कलर इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। इसका जो रेड कलर पाया जाता है वो मुख्य रूप से किस कारण से, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसके अंदर जो है वो रेड कलर पाया जाता है लेटराइट सॉइल में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। तो हाँ लेटराइट सॉइल आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन। लेटराइट सॉइल जो है वो जनरली पुअर पाया जाता है, मतलब कम पाया जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और ऑर्गेनिक मैटर
क्योंकि हैवी रेनफॉल जो है ना कॉजेज होता है लीचिंग का, ठीक है, वॉशिंग अवे मैनी न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण क्या होता है, तो कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ क्या होता है, तो बह जाता है, ठीक है, या फिर नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, किसमें, तो लेटराइट सॉइल में, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दे आर वेल डेवलप इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, नहीं, तो लेटराइट सॉइल जो है ना मेनली डेवलप किया जाता है इन द हाई टेम्परेचर एरिया, और जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, जैसे देख सकते हो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे जो है ना वो लेटराइट सॉइल जो है मुख्य रूप से कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश आर नॉट मेजर रीजन्स फॉर लेटराइट सॉइल, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो जो फोर्थ क्वेश्चन बोला था, टैपिकोवा एंड कैसियू नट्स आर ग्रीव इन दिस सॉइल, हाँ, तो लेटराइट सॉइल कैन सपोर्ट्स क्रॉप सच एज कैसियू एंड टैपिकोवा, ठीक है, स्पेशली विद सुटेबल मैनेजमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, दिस क्रॉप्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद लेटराइट रीजन्स केरला एंड अदर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन जो है 2005 में पूछा है यूपीएससी ने। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 20% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर डेंस फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 40%, यानी कि भारत में वन आवरण उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20% है। भारत में जितना भूमि पाया जाता है उसमें से 20% जो है वो केवल जंगल वाली भूमि पाया जाता है क्या, और उसमें से बोल रहा है कि कुल वन आवरण का सघन वन, यानी 20% जिसमें जो वन पाया जा रहा है उनमें से जो है वो 40% जिसमें बहुत ज़्यादा घना जंगल पाया जाता है क्या, तो ये स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट बोल रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया अंडर द फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का उद्देश्य भारत को 1/3 क्षेत्र को वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना है क्या, तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तक सही बोल रहा है, द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 20%, यानी भारत का जितना भूमि है उसमें 20% एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट तो कवर है, लेकिन ये नहीं है सघन जो क्षेत्र बोल रहा है, ये डेंस फॉरेस्ट जो है ना, जो 20% में बोल रहा है कि 40% जो एरियाज है इसमें से 40% वो डेंस फॉरेस्ट पाया था, ये नहीं पाया था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो बी जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स अराउंड 20% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया एंड डेंस फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 40% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर, तो ये जो है वहाँ पे देखो द फर्स्ट इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, फर्स्ट जो पूछा वो बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट कवर अराउंड 21% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया, बट सेकेंड जो पार्ट बोल रहा है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट डिड नॉट कंस्टिट्यूट अराउंड 40% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ये गलत हो गया। अब ये जो बोला द नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इंडियाज अंडर फॉरेस्ट कवर, तो हाँ ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो गया, द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अराउंड द 1/3 ऑफ द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का 7 क्वेश्चन होगा, तो चलो अब देखते हैं आज का 7 क्वेश्चन को, जो कि 1997 में पूछा गया है यूपीएससी में। तो देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट 1 में रिजॉर्ट्स का नाम दिया गया है और सेकेंड में स्टेट्स का नाम दिया गया है, ठीक है, और इसको मैच करना है। यहाँ पे देखो चक्रता, हाफलोंग, कालिम्पोंग, खुफरी, और यहाँ पे स्टेट्स दिया गया असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ये किस में लोकेटेड है, किस स्टेट में है, तो ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शायद ये सब लगेगा कि नया नाम, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है यूपीएससी में, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी
चक्रता जो है वो कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। और हाफलॉन्ग जो है वो कहाँ पे है, असम में। और कालिम्पोंग जो है वो कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। और खुफरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चक्रता कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। चक्रता इज ए हिल स्टेशन इन उत्तराखंड, इट इज लोकेटेड इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और हाफलॉन्ग जो है वो असम में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कालिम्पोंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है, जो कि लोकेटेड है हिमालयन रीजन्स में, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। और खुफरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, शिमला में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन जो है वो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि पोर्ट्स जो भारत में है एंड शिपिंग वाटरवेज इंफॉर्मेशन जो है वो, उसमें से मेजर पोर्ट्स के रूप में भारत में अभी कितना है, तो मेजर पोर्ट्स के रूप में 14 जो है वो मेजर पोर्ट्स के रूप में भारत में है। ठीक है, जहाँ से सामान जो है ना वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जाता है, या फिर कुछ भी चीज़ को जो है वो यहाँ से वहाँ लाया जाता है। ठीक है, शिप के थ्रू। तो उनमें से 14 जो है वो मेजर पोर्ट्स के रूप में बनाए गए हैं भारत में, जो कि करेंटली रूप से 12 काम कर रहे हैं। और माइनर के रूप में जो है वो, नॉन मेजर के रूप में जो है 200 प्लस पोर्ट्स जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 12 ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भेज देंगे, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन को पूछा है। इन इंडिया पोर्ट्स आर कैटेगराइज एज ए मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेजर पोर्ट। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो नॉन मेजर पोर्ट के रूप में है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि कितने सारे मेजर पोर्ट के रूप में है, तो 14 पोर्ट है, जिसमें से 12 जो है वो ऑपरेशन यानी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो नॉन मेजर पोर्ट्स के रूप में है। कोची, दहेज, पारादीप, न्यू मैंगलोर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दहेज। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा कोची जो है वो क्या हो गया, मेजर पोर्ट्स के रूप में आता है, जो कि केरला में लोकेटेड है। दहेज जो है वो नॉन मेजर पोर्ट के रूप में आता है, जो गुजरात में लोकेटेड है। कहाँ पे, तो गुजरात में लोकेटेड है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात कहाँ लोकेटेड है, तो वहीं पे गुजरात के पास लोकेटेड है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे पारादीप जो है वो ये मेजर पोर्ट के रूप में आता है। ठीक है, और न्यू मैंगलोर भी जो है वो मेजर पोर्ट के रूप में आता है कर्नाटका में, तो इसको ध्यान में रखना। और पारादीप जो है वो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 9 क्वेश्चन। तो देखो 9 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2000 में पूछा गया था। तो 9 क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैंडल्स द हाईएस्ट टनेज ऑफ इम्पोर्ट कार्गो। कौन सा पोर्ट जो है ना वो हाईएस्ट टनेज को इम्पोर्ट करता है कार्गो को। ठीक है, कलकत्ता, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांडला पोर्ट जो है वो हाईएस्ट टनेज ऑफ इम्पोर्ट कार्गो अमंग द गिवन ऑप्शंस, पार्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द लार्ज वॉल्यूम बल्क एंड पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स करता है कांडला पोर्ट से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 10 क्वेश्चन है, जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन। अमंग द फ्लोइंग सिटीज विच वन ऑफ द लाइज इन लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली। यानी दिल्ली जितना लॉन्गिट्यूड में लाया करता है, ठीक है, उससे क्लोजेस्ट में कौन सा जो है वो लाया करता है, कौन सा सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो कौन लाया करता है दिल्ली के क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड के रूप में, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेंगलुरु जो है वो क्लोजेस्ट सिटी के रूप में लाया करता है दिल्ली के। ठीक है, यहाँ पे देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे देखो बेंगलुरु जो है वो 27.6 डिग्री ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, और दिल्ली जो है वो 27.1 डिग्री ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और हैदराबाद जो है वो 28 है, और नागपुर 29, और पुणे जो है वो 23। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो इसका पीक के रूप में यहाँ पे 27 डिग्री, और बेंगलुरु जो है वो इसी के नज़दीक है यहीं पे सामने। ठीक है, हम आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।